हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल सोसाइटी इंडिया। और आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 8 जो कि शुरू हो रहा है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। अब गाइस, ये चैप्टर 8 है आपकी 6th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री का और ये सीरीज़ है। इससे पहले मैं 7 वीडियोस बना चुका हूँ जिसको आप देख सकते हैं। ये हमारी 8वीं वीडियो है जो सेम चीज़ के ऊपर बात कर रही है। शुरू करते हैं। बोलता है रोशन ज़रूपी। तो रोशन क्लचेस द क्रिस्ट नोट दैट हर ग्रैंडफादर हैड गिवन हर ऑन हर बर्थडे. While she badly wanted to buy new cassette, she also wanted to just see and feel the brand new note. It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right side, on the right, and tiny set of lion on the left. What were the lions there for? She wondered. तो भाई इनके जन्मदिन है, पिताजी ने ग्रैंडफादर ने इनको एक क्या कहते हैं बढ़िया सा नोट दिया है कड़क इनके बर्थडे पे। कैसेट खरीदना तो चाहती है लेकिन नोट पे जब नज़र पड़ती है तो इनको गांधी जी की तस्वीर दिखती है और दूसरी जगह एक शेर दिखता है। ठीक है, इनके दिमाग में थॉट आता है कि भाई शेर क्यों है। अ वेरी बिग किंगडम इज इक्वल इन टू एन एम्पायर। एक बहुत बड़ा जो आपका राज्य होता है वो एक तरीके का साम्राज्य होता है। ठीक है, एम्पायर होता है। The lion that we see on our notes and coins have a long history. They were carved in the stones and placed on the top of a massive stone pillar at Sarnath, about which you read in chapter 7. Ashoka was one of the greatest rulers known into the history, and on his instruction, inscriptions were carved on the pillar as well as on rock surfaces. Before we find out what was written in these inscriptions, let us see why this kingdom was called an empire. अब देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो लायन है, लायन क्या है? ये लायन की बहुत बड़ी हिस्ट्री है अगर देखी जाए। ये एक मैसिव स्टोन को पे कार्व किया गया है और इसको खड़ा किया गया है सारनाथ पे और इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस कुछ लिखे गए थे। ठीक है, अशोक थे जिनके क्या कहते हैं बोलने पर, जिनकी कमांड में ये सारा काम करवाया गया था। और सब में इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस किंगडम को एम्पायर क्यों बोला जाता था। तो बताता है अब आगे। द एम्पायर दैट द अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 2300 ईयर्स अगो। अब 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चंद्रगुप्ता वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइस मैन नेम चाणक्य और कौटिल्य. Many of the Chanakya's ideas were written down in a book called अर्थशास्त्र. तो चाणक्य के कई सारे आइडियाज थे जो अर्थशास्त्र में हमें मिल जाते हैं। अब डायनास्टी समझते हैं। When members of same family becomes rulers one after another, the family is often called a dynasty. The Mauryans were a dynasty with the three important rulers: चंद्रगुप्ता, his son बिंदुसार and बिंदुसार son अशोका. तो मौर्यन वंश में, ठीक है, तीन जो हैं राजा सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल के पहले हैं चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे अशोक। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और देखते हैं क्या बोलता है। द प्लेस वेयर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैज बीन फाउंड आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स. दीज वर इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर. नेम द कंट्रीज वेयर अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड. विच इंडियन स्टेट वर आउटसाइड द एम्पायर. ठीक है, कोई नहीं। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई अशोका के इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ पाए गए हैं। ठीक है, तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड। अब कहाँ कहाँ पाए गए हैं देखो भाई। आज की डेट में कांधार में भी हैं, ठीक है, लमपाका, ठीक है, मानसेहड़ा, शाहबाजगढ़ी, तक्षशिला। तक्षशिला तो इंपॉर्टेंट सेंटर हो गया क्योंकि ये ब्लैक में है, तो इंपॉर्टेंट सिटी है तक्षशिला। ठीक है, कलसी, टोपरा, मेरठ, बाहापुर, फिर आपका लुम्बिनी, रामपुवा, लौरिया, फिर आपका सारनाथ, कौशंबी, गुज्जारा, उज्जैन इंपॉर्टेंट सेंटर है, पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट सेंटर है, फिर रूपनाथ, सांची, पांगुरियारिया, फिर आपका गिरनार, सोपारा, सन्नाथी, मस्की, यर्रागुड्डी और ब्रह्मगिरी और जौगाड़ा। ठीक है, जौगड़ा, ये आपकी कुछ जगहें हैं जहाँ पर अशोकन इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में। देयर वर सेवरल सिटीज इन एम्पायर मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। देख लिया हमने। दीज इंक्लूड्स द कैपिटल पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैन. तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल उज्जैन लेज ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया. तो देखो भाई, तक्षशिला जो था वो गेटवे था आपका सेंट्रल एशिया की तरफ
और उसके बाद जो उज्जैन था वो रूट में पड़ता था नॉर्थ टू साउथ के। मर्चेंट्स, ऑफिशियल, क्राफ्ट पर्सन्स प्रॉबली लिव्ड इन दीज सिटीज। सही बात है, इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। इन एरियाज, इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। बाकी जो थे वो विलेजेस थे, गांव थे, या तो किसानों के या चरवाहों के। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया, कुछ एरियाज में जैसे कि सेंट्रल इंडिया में, देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस की बात करें तो द प्रॉबेबली 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अब लैंग्वेजेस की बात जहाँ तक हो तो भाई डिफरेंट एम्पायर में डिफरेंट लोग लैंग्वेजेस बोलेंगे और डिफरेंट फूड भी खाते थे, एंड वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल। हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। एक एम्पायर जो होगा वो किंगडम से कैसे डिफरेंट होता है, ठीक है। तो कहता है एम्परर नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग्स बिकॉज एम्पायर आर लार्जर दैन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। अब जो एम्पायर थे वो लार्जर थे किंगडम से और बड़ी आर्मीज के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते थे। सो ऑल्सो दे नीड लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्टेड टैक्सेस। उसी तरह ऑफिशियल्स भी चाहिए होंगे जो कलेक्ट करें टैक्सेस। अब बात करता है रूलिंग द एम्पायर। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। द एरियाज अराउंड पाटलिपुत्रा वर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। दिस meant that the officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craftsperson, traders who lived in the village, towns in the area. Officials also punished those who disobeyed the ruler's order. Many of these officials were given salaries. Messengers went to and fro, and spies kept watch on the officials. And of course, the emperor supervised them all with the help of number of royal family एंड विद द मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। अब देखो भैया एम्पायर बहुत बड़ा होता है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जो मेन था डायरेक्ट कंट्रोल था पाटलिपुत्रा, क्योंकि वो एम्पायर का हेड ही था, मतलब वहाँ पे हेड ही रह रहा है पाटलिपुत्रा में, तो एम्पायर के डायरेक्ट कंट्रोल में था। बाकी जो एरिया था वहाँ पर ऑब्वियसली नियुक्त मिनिस्टर होंगे, ठीक है, और जो ऑफिशियल्स होंगे उनको नियुक्त किया जाता होगा जो कलेक्ट करते होंगे टैक्सेस। विलेजेस से लेते थे, टाउन्स में से टैक्सेस लेते थे, ट्रेड पर्सन से टैक्सेस लिए जा रहे हैं, हर्डर से लिए जा रहे हैं, क्राफ्ट पर्सन से लिए जा रहे हैं। बहुत सारे ऑफिशियल्स रखे जाते थे, मैसेंजर्स होते थे जिनको सैलरीज दी जाती थी, और स्पाइस के नेटवर्क के थ्रू भी ऑफिशियल्स के ऊपर नजर रखी जाती थी। There were other areas and provinces. Each of these were ruled from the provincial capital such as तक्षशिला और उज्जैन। अब बाकी जगह क्या है, प्रोविंसेस भी हुआ करते थे, ठीक है, और उनको रूल करते थे फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल, तो उनको प्रोविंशियल कैपिटल से रूल किया जाता था प्रोविंसेस को, जैसे तक्षशिला और उज्जैन। ऑल्दो देयर वर सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्रा, अब कुछ कंट्रोल रहता था पाटलिपुत्रा से भी, एंड रॉयल प्रिंसेसेस वर ऑफन सेंड एज गवर्नर्स, लोकल कस्टम्स एंड रूलर्स वर प्रोबेबली फॉलोड। तो देखो भैया साफ सी बात है कि पाटलिपुत्रा से रॉयल प्रिंसेसेस को गवर्नर बना के भेजा जाता था उस जगह को गवर्न करने के लिए, ठीक है, और लोकल कस्टम्स और रूल्स को वहाँ पे फॉलो किया जाता था। बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स। Here the Mauryans tried to control road and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute. For example, the Arthashastra tells us that northwest was important for blankets and South India for its gold and precious stones. अब यहाँ पर आपको पता चलता है, अर्थशास्त्र खुद बोलते हैं कि नॉर्थ वेस्ट से बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैंकेट्स हमें मिलते हैं, ठीक है, कंबल वगैरह मिल जाते हैं, और साउथ इंडिया से गोल्ड मिल जाता है। और मॉरियंस जो थे वो कोशिश करते कि रिवर्स को और रोड्स को कंट्रोल करें, ठीक है, ताकि कलेक्ट कर पाएं रिसोर्सेज जहां भी अवेलेबल हो टैक्स और ट्रिब्यूट के फॉर्म में। अब देखते हैं ट्रिब्यूट। तो कहता है अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गिव अ वेराइटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। तो टैक्सेस जो होते थे वो तो ट्रिब्यूट की तरह, ट्रिब्यूट से अलग होते हैं क्योंकि टैक्सेस रेगुलरली कलेक्ट होते हैं, ट्रिब्यूट लोग देके जाते हैं। There were also the forested regions. People living in these areas were more or less independent, but may have been expected to provide elephants, timber, honey, wax to Mauryan officials. तो भैया फॉरेस्ट एरिया में जो ट्राइबल लोग रह रहे होंगे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि भैया एलिफेंट दे, टिम्बर दे, हनी दे, वैक्स दे मॉरियन ऑफिशियल्स को एज अ टैक्स। अब द एम्परर इन द कैपिटल सिटी। अब मेगास्थनीज वॉज एन एम्बेसडर हु वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूकस निकेटर। Megasthenes wrote an account about what he saw. Here is a part of his description. अब मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी इंडिका, जो क्या कहते हैं इंडिया के बारे में है, और मेगास्थनीज को भेजा था सेल्यूकस निकेटर से, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने। The occasion on which the emperor appears in public are celebrated with grand royal procession. He is carried in a golden palanquin. His guards ride elephant decorated with gold and silver. Some of the guards carry trees on which live birds, including a flock of trained parrots, circles about the head of the emperor. The king is normally surrounded by armed women.
He is afraid that someone may try to kill him. He has special servants to taste the food before he eats. He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. And about Patliputra, modern Patna, he wrote, "This is large and beautiful city. It is surrounded by massive walls. It has 570 towers and 64 gates. The house of 2 and 3 stories are built of wood and mud bricks. The king palace is also of a wooden and decorated with stone carvings. It is surrounded with gardens and enclosures for keeping birds." अब देखो भाई, साफ सी बात है, यहाँ पर मेगिस्थिनीस कितनी सारी बातें बता रहे हैं कि भैया कैसे राजा के चारों तरफ उसके आर्म्स लेकर चल रही हैं, औरतें उसकी जो हैं वो रक्षक बनी हुई हैं, बॉडीगार्ड हैं, और कैसे राजा के पास कई सारे लोग हैं जो भी खाने को टेस्ट करते हैं। उनका रॉयल प्रोसेशन जब निकल रहा है तो कैसे हाथी चल रहे हैं, आगे पीछे लोग चल रहे हैं, है ना। इन शॉर्ट इन चार, और पटना की सिटी के बारे में भी बताया गया है कि 570 टावर हैं और 64 गेट्स हैं, और बहुत सुंदर 2 और 3 माले की बिल्डिंगें बना रखी हैं लोगों ने जहाँ पे लोग रह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोका यूनिक रूलर, क्या बोलता है? द फेमस मॉडर्न रूलर वॉज अशोका. ही वॉज फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू मेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू inscriptions. Most of the Ashokan inscriptions were in Prakrit and were written in Brahmi script. तो प्राकृत लैंग्वेज में थी और स्क्रिप्ट क्या थी? ब्रह्मी स्क्रिप्ट. हम हिंदी पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं? देवनागरी स्क्रिप्ट में. तो प्राकृत लोग इंस्क्रिप्शन में लिखी है, लेकिन लैंग्वेज प्राकृत है, लेकिन स्क्रिप्ट क्या है? ब्रह्मी है. अशोका's war in कलिंगा, तो कलिंगा इज एन एंशिएंट नेम ऑफ द कोस्टल ओडिशा. ठीक है. Ashoka fought a war to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is only king in the history of the world who gave up the conquest after winning a war. तो भाई ये पहला ही एक ही राजा ऐसा हुआ है हिस्ट्री में जिसने कॉन्क्वेस्ट को छोड़ दिया जीतने के बाद. Ashoka's inscription describing the Kalinga war. तो अशोका का इंस्क्रिप्शन है कलिंगा वॉर को डिस्क्राइब करते हुए. दिस इज वॉट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस. 8 years after becoming a king, I conquered Kalinga. About 1.5 lakh people were captured. More than 1 lakh people were killed. This filled me with sorrow. Why? Whenever an independent land is conquered, lakh of people die. Many are taken prisoners. Brahmins and monks also die. People who are kind to their relatives, friends, to their slaves and servants die and lose their loved ones. That is why I am sad and have decided to observe Dhamma and to teach others about it as well. I believe that winning people over through Dhamma is much better than conquering them through force. I am inscribing this message for the future so that my sons and grandsons after me should not think about war. Instead, they should try to think about how to spread Dhamma. Dhamma in Prakrit word Sanskrit means dharma. तो प्राकृत में धर्म को धम्मा कहते हैं, और इसमें इन्होंने बताया कि कितने लाख लोग मरते हैं. ये वन ऑफ द इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोका बड़े दुखी हैं जीतने के बाद. चलिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं व्हाट वाज अशोकास धम्मा. तो अशोकास धम्मा डिड नॉट involve worship of God or performance of sacrifice. He felt that just as father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. He was also inspired by teachings of Buddha. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अशोका का जो धम्म है वो इन्वॉल्व करता है वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस के बारे में नहीं बोलता है. ठीक है, वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस के बारे में अशोका का धम्मा नहीं बोलता है. वो सिर्फ सोचता है कि जैसे क्या कहते हैं, एक पिता अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, तो उनका एक ड्यूटी है वो इंस्ट्रक्ट करें और इंस्पायर करें लोगों को. ठीक है, किस चीज़ के थ्रू? बुद्ध की टीचिंग्स के थ्रू. देयर वर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम. People in the empire followed different religions and this sometimes led to conflict. Animals were sacrificed, slaves and servants were ill-treated. Besides, there was quarrel in families and amongst neighbors. Ashoka felt it was his duty to solve these problems, so he appointed officials known as Dhamma Mahamatta, who went from place to place teaching people about Dhamma. Besides, Ashoka got his message inscribed on the rocks and pillars, instructed his officials to read his message to those who could not read it themselves. अब देखो भैया, यहाँ पर याद रखेंगे कि अशोका ने जब भी धम्म का मैसेज दिया तो उसने क्या रखे हुए थे? अपॉइंट किए हुए थे ऑफिशियल्स, जो स्पेशल ऑफिशियल्स थे जिन्हें धम्म महामत्ता कहते थे, जो प्लेस टू प्लेस जाते थे और टीच करते थे लोगों को धम्म का ज्ञान. ठीक है, और साथ ही साथ मैसेज भी इंस्क्राइब करें भैया रॉक्स पे और पिलर्स पे, ताकि लोग पढ़ पाएं, और वो लोग भी पढ़ पाएं जो लोग पढ़ नहीं सकते या जो लोग देख नहीं सकते. अशोका ऑल्सो सेंड मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा टू अदर लैंड सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका. तो भैया इंडिया के बाहर सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका भी भेजा. ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस. बिसाइड्स ही अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. भाई जानवरों के भी ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने अरेंजमेंट्स किए. कहता द रामपूर्वा बुल लुक एट
This finely polished stone sculpture, this was part of modern pillar found in Rampurva, Bihar, and has now been placed in Rashtrapati Bhavan. It is an example of skill of the sculpture of the time. तो देखो भैया रामपुरवा बुल है जो बनाया गया था, और ये जो था ये मिला है आपको बिहार में, ठीक है, रामपुरवा में, और अब इसको राष्ट्रपति भवन में रख दिया गया है। अब गाइस यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा काम करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ अराउंड 10 सेकंड का। मेरा जो लैपटॉप है वो चार्ज नहीं है, तो इसको ज़रा चार्जिंग पे 1 सेकंड लगा देते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। 1 सेकंड आप मेरे साथ वेट कीजिए। तो यहाँ पे लैग कंप्लीट हो जाता है हमारा। शुरू करते हैं अशोका के मैसेज के साथ टू हिज सब्जेक्ट्स। तो क्या बोलते हैं अशोका अपने सब्जेक्ट्स को? पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर born, or when they go on journey. These rituals are not useful. If instead people observe other practices, this would be more fruitful. What are these other practices? अब देखो भाई, अशोक जो मैसेज है वो सब्जेक्ट को बता रहे हैं कि लोग जो है वो वैरायटी ऑफ रिचुअल्स करते हैं, ठीक है, जैसे कि जब वो इल हो जाते हैं, ठीक है, when their children get married, when children are born, और when they go to journey. अब देखो भैया, वैरायटी ऑफ रिचुअल्स हैं, जब वो खुद बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों की शादी हो रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, खुद किसी जर्नी पे जा रहे हैं, बहुत सारे रिचुअल परफॉर्म करते हैं लोग, है ना। अब ये रिचुअल यूजफुल नहीं है। अब पीपल अगर ऑब्जर्व करें कुछ प्रैक्टिसेस को तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी, और वो प्रैक्टिसेस क्या हैं? तो पहला होता है दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। तो स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ जेंटल रहिए, रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, ट्रीटिंग ऑल क्रीचर्स विद कंपैशन, सभी जीव जंतुओं के साथ प्रेम दिखाइए, कंपैशन दिखाइए, गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मंक्स, ब्राह्मणों को और मंकों को आपको क्या देना है? गिफ्ट्स देने हैं। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अदर, ये बिल्कुल गलत होगा अपने खुद के धर्म को सुपीरियर दिखाना और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन। इफ वन प्रेजेस वंस ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर, वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन। अगर आदमी अपने खुद के धर्म को प्रेज करता है और क्रिटिसाइज करता है दूसरे के धर्म को, तो वो क्या कर रहा है? ज़्यादा बड़ा हार्म कर रहा है अपने रिलीजन के लिए। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर्स रिलीजन एंड रिस्पेक्ट इट। सामने वाले को हमेशा दूसरे के धर्म को समझना है और उसकी रिस्पेक्ट करनी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रोट हिज एडिक्ट्स, इंस्ट्रक्शंस स्टिल स्पीक टू अस इन लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम इट। देखिए कितनी प्यारी बात बोली है प्रधानमंत्री ने, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि जो एडिक्ट्स हैं अशोका के, जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं, वो आज भी हमसे बात करते हैं उस लैंग्वेज में जो हम समझ सकते हैं, और आज भी कितना कुछ उन चीज़ों से सीखा जा सकता है। तो किसी भी धर्म को आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, अपने धर्म को सुपीरियर नहीं मानना है, दूसरे धर्म को भी रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। साथ ही साथ सभी लिविंग क्रीचर्स की तरफ कंपैशन दिखाना है, स्लेव्स और सर्वेंट्स की तरफ जेंटल रहना है, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, ब्राह्मण्स एंड मंक्स को आपको गिफ्ट देना है, साधु संतों को जो भी आप दे सकें, दक्षिणा मतलब, और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब बिलो कह रहा है द ब्रह्मी स्क्रिप्ट, मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम ब्रह्मी स्क्रिप्ट ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। हियर यू कैन सी लेटर ए रिटन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। एक सेकंड नीचे जाके देखते हैं, ऊपर तो कुछ नहीं रहेगा, नहीं ऊपर कुछ नहीं रहेगा, देखते हैं। अब ये नीचे आपको दिख रही है ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ये आपको सारी की सारी ब्रह्मी स्क्रिप्ट दिख रही है। तो देवनागरी का अर्ली ब्रह्मी ये थी, फिर देवनागरी में है, ये बंगाली में है, ये मलयालम में है, और ये तमिल में है। पर इस सबका ओरिजिन किससे है? ब्रह्मी स्क्रिप्ट से ही ओरिजिन है, ठीक है। तो ये मिरर इमेज ऑफ के, इंग्लिश लेटर के, मिरर इमेज है ब्रह्मी का ए लेटर। अब देखते हैं एल्सवेयर, बाकी जगहों पे क्या हुआ है। समवॉट बिफोर द टाइम ऑफ मॉडर्न एम्पायर, अबाउट 2400 ईयर्स अगो, एम्परर्स इन चाइना बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। अब देखो भाई, 2400 साल पहले, ठीक है, मॉरियंस के टाइम से 100 साल पहले, क्योंकि 2300 में मॉरियंस आए हैं 2300 में ईयर्स अगो, तो ये 100 ईयर्स जस्ट बिफोर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिगिन हो गई थी बिल्ट होना। इट वॉज मेंट टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ एम्पायर फ्रॉम
पैस्टोरल पीपल, मतलब जो आपके पैस्टोरल थे उनसे बचाने के लिए थी नॉर्दर्न फ्रंटियर्स को, ठीक है। Additional to the wall were made additions to the wall were made over a period of 2000 years because the frontiers of the empire kept shifting. फिर एडिशंस होते रहे, मतलब वॉल जो है वो आगे की तरफ फैलती गई अगले 2000 साल तक, क्योंकि जो एम्पायर के फ्रंटियर्स हैं वो भी फैलते गए, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। जैसे जैसे एम्पायर फैला वैसे वैसे वॉल की लेंथ भी आगे बढ़ी। द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। 6400 किलोमीटर लंबी है, स्टोन से बनी है, ब्रिक से बनी है, विद अ रोड अलॉन्ग द टॉप। तो पूरी की पूरी एक तरीके की रोड है इधर, ठीक है, जो पूरी जिस पे चला जा सकता है ग्रेट वॉल की, ठीक है। Several thousands people work to build the wall. There are watch towers all along at the distance of 100 to 200 meters. तो हर 100 से 200 मीटर पे वॉच टावर्स भी हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन वॉट वेज डू यू थिंक अशोकाज एटीट्यूड टुवर्ड्स नेबरिंग पीपल वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द चाइनीज एम्पर। भैया चाइनीज एम्पर थे वो तो एक्सपेंशन पे लगे थे, अशोका का जो माइंड सेट था वो था कि कॉन्क्वेस्ट करने के बाद भी छोड़ दिया, ठीक है। तो कलिंगा को जीत तो गए थे लेकिन उसके बाद भी कलिंगा को आज़ाद कर दिया, मतलब कोई उसके ऊपर कब्जा नहीं करा। तो बहुत डिफरेंस है, ये तो बढ़ाए जा रहे हैं अपने फ्रंटियर्स को, अगले 2000 साल तक बढ़ाते गए, और हमारे यहाँ अशोका चीज़ों को बिल्कुल स्लाइटली लोअर डाउन पे ले आए थे, मतलब वो क्या कहते हैं अहिंसा के मार्ग पे चल गए थे। अब इमेजिन वाला पोर्शन है ये आप खुद से कर सकते हैं, बाकी नीचे दिए हुए सारे क्वेश्चंस को आई होप आप खुद से एक बार ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या कहते हैं रूट्स दिखा रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, जो हम लोगों को बोला गया था कि भाई शोइंग इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स एंड सिल्क रूट्स, यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स और सिल्क रूट्स। यहाँ पे कुषाण है जहाँ पे कनिष्का थे, ठीक है। फिर ये आपका पर्जिया आ गया, पर्जिया मतलब मॉडर्न ईरान, बेबीलोन यहाँ पर हुआ करता था, और ये सारे के सारे आपके रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। नीचे मेरे हिसाब से इसका अलग पोर्शन भी मिल जाएगा, देखिए यहाँ से चल रहा है, इंडिया आया, तिब्बत आया, तिब्बत बहुत बड़ा रीजन में हुआ करता था एक टाइम पे। फिर आपका यहाँ पे पूरा का पूरा ये रूट चल रहा है यहाँ से, ठीक है, पाटलिपुत्रा से, ठीक है, ट्रेड के मल्टीपल रूट्स हैं। तो बोल रहा है यहाँ पर कि चाइनीज़, इंडियन, ईरानियन, Arab, Greek and Roman traders participated in these exchanges. The ports along the coast of South India were important centers of export pepper and other rices. भैया बहुत important centers थे साउथ इंडिया के ports, ये देख रहे हैं आप, सोपाटाम, सोपाटमा, पोडुका, एक तरीके का मेरे को लग रहा है एरिया है जो पोर्ट है जहाँ से जा रहे हैं। फिर मसूलीपट्टनम यहाँ पे है ना। ये सारे के सारे आपको पोर्ट साउथ इंडिया के दो दिख गए हैं। नीचे की तरफ आते हैं, कह रहा है ना फाइंड पोडुका, पोडुका यही है। अच्छा पोडुका एक अलग पोर्ट है, सोपटमा अलग है, पोडुका अलग है, तो सोपटमा के नीचे पोडुका है, ठीक है। और ये क्या है, अरिकामेडु का रोमन नेम है, ठीक है। तो अरिकामेडु नाम होगा और उसका रोमन नेम था पोडुका, ठीक है। तो पोडुका नाम दे दिया अरिकामेडु को, तो इसका नाम पहले अरिकामेडु रहा होगा, याद रखेंगे। यहाँ पे भी आपका कुछ कुछ चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं। रूट्स अंडर कंट्रोल ऑफ चाइनीज़ रूलर्स, देख रहे हैं हम लोग जो रूट्स हैं चाइनीज़ रूल के अंडर। फिर रूट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ कुशानास, तो कुशानास के पास जो होंगे वही तो रूल्स होंगे, ट्रेड रूट्स होंगे जो उसके अंडर होंगे, ये वाले पोर्शन जो मुझे लग रहे हैं। चाइना के अंडर तो ये सारे हैं। रूट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ पर्जिया, पर्जियन रूट्स, तो पर्जिया के अराउंड पर्जियन रूट्स हैं। रूट्स वर कंट्रोल्ड बाय रोमन एम्परर्स, तो रोम की साइड रोमन एम्परर्स, सेल्यूकस निकेटर यहाँ बैठे हैं, तो रोमन एम्परर, ये आपका रोमन एम्पायर है, इसके अंडर जो रूट्स हैं वो दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन हमें नहीं दिख पा रहे हैं नो डाउट, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से ओरिजिनल एनसीईआरटी जो कि आपकी नॉन क्या कहते हैं प्रिंटेड वर्जन होगी, मतलब जो एक्चुअल बुक होगी जो कलर्ड प्रिंटेड होगी, उसमें आपको मिल जाएगा। अब कहता है लुकिंग अहेड, द मॉडर्न एम्पायर कोलैप्स अबाउट 2200 ईयर्स अगो, तो 2200 साल पहले कोलैप्स हो गया। In its place and elsewhere rose several new kingdoms in northwest and in parts of North India. Kings known as Indo-Greeks ruled for about 100 years. तो भाई नॉर्थ इंडिया में इंडो-ग्रीक रूलर्स आ गए, ठीक है। देखो ग्रीक्स का कुछ इन्फ्लुएंस था मौर्यन एम्पायर पे भी, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर की बेटी की शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है।
तो उस एरिया में जो लोग आए वो इंडो ग्रीक्स थे, रूलर्स थे. They were followed by Central Asian people known as Shakas, who set up kingdoms in the northwest, north and western India. तो एक बार आपके इंडो ग्रीक रूलर्स आए, कुछ 100 साल तक इन्होंने राज किया, उसके बाद आए सेंट्रल एशियन पीपल. ठीक है, तो सेंट्रल एशियन पीपल जो कि आपके सेंट्रल एशिया कैसे हो गया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे के सारे, तजिकिस्तान, ये सारे एरिया हुए सेंट्रल एशियन. तो सेंट्रल एशियन पीपल नोन एज शाकास हु सेट अप देयर किंगडम इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया, वो लोग आगे आने लगे. सम ऑफ दीज किंगडम्स लास्टेड फॉर अबाउट 500 ईयर्स. कुछ इनमें से किंगडम्स थे जो 500 साल तक रहे. टिल द शाकास वर डिफीटेड बाय गुप्ता किंग्स. अंत में शाकास जो थे उनको डिफीट किया किन्होंने, गुप्ता किंग्स ने. शाकास इन टर्न वर फॉलोड बाय कुशानास. अब शाक जो थे उनके बाद कौन आए, कुशान आए, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में. अभी इंडो ग्रीक कॉइन है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. फिर ये कुशान के कॉइन्स हैं. ठीक है, कुशानास. कहता है इन द नॉर्थ एंड इन द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया अ जनरल ऑफ मौर्य नेम्ड पुष्यमित्र शुंग सेट अप अ किंगडम. द शुंगास वर फॉलोड बाय अनदर डायनेस्टी नोन एज कन्वास. ठीक है, and by rulers from other families till the establishment of Gupta Empire about 1700 years ago. तो 2300 साल के बाद, 2300 साल से लेके 2200 साल तक चला. 2300 years ago शुरू हुए थे एंड 2200 years ago मतलब अराउंड 1000 years इनका राज रहा. क्या कहते हैं आपके मॉर्गन्स का. और उसके बाद आपके क्या कहते हैं इंडो ग्रीक्स आ गए. उसके बाद आपके शाकाज इमर्ज हुए. शाकाज के बाद आपके कनिष्क आए बीच में. शाकास को बाद में डिफीट किया गुप्ता किंग्स ने. ठीक है, शाकास के बाद आपके आ गए थे कुशानास अराउंड 2000 ईयर्स अगो. कुशानास आ गए थे. ठीक है, इस बात को याद रखेंगे. तो 200 ईयर्स, क्योंकि 2000 ईयर्स अगो लिखा है तो मतलब 2200 साल. जब मौर्यन खत्म हो गए तो उसके बाद कुशानास आ गए 2000 में, 2000 साल पहले. तो इसका मतलब ये हो गया कि अराउंड 200 ईयर्स का गैप रहा होगा. उसके बाद आपके मौर्यंस जो थे वो पूरी तरह जड़ से नहीं मिटे थे. उधर कौन थे, पुष्यमित्र शुंग थे. और पुष्यमित्र शुंग जिन्होंने शुंगा डायनेस्टी की नींव रखी. उनके बाद वासुदेव कनव आए. ठीक है, जिन्होंने कनवा डायनेस्टी रखी. ठीक है, बनाई. याद रखेंगे, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरा ये बाकी सोर्सेज से भी पढ़ा हुआ है और हिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स में भी हम इसे आगे देखेंगे. ठीक है, टिल स्टैब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता एम्पायर. और अंत में गुप्ता एम्पायर जब आया 1700 में, तब सब कुछ कंप्लीट खत्म हो चुका था. तो मतलब एंड में गुप्ताज ही थे जिन्होंने इसे रूल किया. शाकास हु रूल्ड ओवर द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया फॉट सेवरल बैटल्स विद सतवाहनास. अब सतवाहनास के साथ बहुत सारी बैटल्स लड़ी शाकों ने. ठीक है, तो शाक वंश के जितने भी रूलर थे उन्होंने सतवाहना के साथ लड़ी. ठीक है, हु रूल्ड वेस्टर्न पार्ट्स एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. तो सतवाहना क्या थे, जो रूल कर रहे थे वेस्टर्न. अब यहाँ पे जो है शाक जो हैं वो रूल तो कर रहे थे वेस्टर्न इंडिया पे. उन्होंने सेवरल लड़ाइयाँ लड़ी सतवाहनास के साथ जो रूल कर रहे थे वेस्ट में और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. तो मतलब कंप्लीट वेस्ट में तो आपके शाक आ गए और फिर थोड़ा वेस्ट में ही लेकिन शाक वाले एरिया को छोड़ के सतवाहना रहते होंगे. और सतवाहना से नीचे थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया की तरफ आप आएंगे तो वापस वहाँ पर भी सतवाहना का ही राज था. बोलता है द सतवाहना किंगडम्स विच वॉज स्टैब्लिश्ड अबाउट 2100 ईयर्स अगो. अब देखो सतवाहना कब आए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. डेट्स पे ध्यान देंगे. 2100 ईयर्स अगो एंड लास्टेड फॉर 400 ईयर्स. 400 साल तक रहे. ठीक है, तो जो घुमा फिरा के आ गए 1700 पे. तो अराउंड 1700 ईयर्स अगो अ न्यू फैमिली नोन एज वाकाटकास बिकेम पावरफुल इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया. तो शाकों के बाद आपके शाकों के साथ लड़ रहे थे सतवाहना. सतवाहना 2100 साल पहले इमर्ज हुए. उसके बाद 400 साल तक राज किया. 1700 में ये लोग खत्म हो गए और वाकाटका आ गए. ठीक है, वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल एशिया में जहाँ पे सतवाहना हुआ करते थे. आगे देखते हैं. अब साउथ इंडिया में क्या था उसी समय. इन साउथ इंडिया द चोलास, चेराज एंड पांड्याज रूल्ड. अब चेरा, चोला, पांड्या जो थे वो रूल कर रहे थे साउथ इंडिया में. ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ. बिटवीन 2200 से लेके 1800 ईयर्स अगो. तो देखो चेरा, चोला, पांड्या 2200 से लेके 1800 तक था. अब देखो भाई 2200 से 1800 इसलिए था क्योंकि यहाँ पे देखो 2200 साल पहले मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया था. तो मौर्यन एम्पायर जब खत्म हुआ था तो वो नॉर्थ से लेके साउथ तक था. ठीक है, इनफैक्ट श्रीलंका भी भेज दिया था इसने कुछ आदमी तो अपने.
प्रीच करने के लिए अशोका ने। तो मतलब नॉर्थ से साउथ काफ़ी बड़े एरिया में मौर्यन एम्पायर हुआ करता था, अशोक ने बहुत बड़ा राज्य रखा हुआ था। जब 2200 साल पहले अशोक वंश खत्म हुआ, ठीक है, अशोक मतलब पूरे के पूरे इनका राज्य निपट गया अराउंड 2200 ईयर्स अगो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखता है कि जो चोलास थे, चेरास और पांड्यास थे, वो आ गए, ठीक है। चेरा, चोलास एंड पांड्यास रूल बिटवीन 2200 टू 1800 ईयर्स अगो। तो 2200 से लेके 1800 तक किन्होंने राज किया? आपके चेरा, चोला और पांड्यास ने। एंड अबाउट 1500 ईयर्स अगो देयर वर टू लार्ज किंगडम्स, दोज ऑफ पल्लवास एंड चालुक्यास। अब साउथ में कौन आ गए? पल्लव आ गए, चालुक्य आ गए, जो कि 1500 साल पहले आए। तो 2200 से 1800 साल पहले चेरा, चोला, पांड्या थे, और चेरा, चोला, पांड्या के ख़त्म होने के बाद 1500 साल पहले आ गए आपके पल्लवास और चालुक्यास। और अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा तो बोधिधर्मन कौन थे? वो पल्लव ही हुआ करते थे, जो साउथ इंडिया से चाइना गए थे कुंफू सिखाने। देयर वर सेवरल अदर किंगडम्स एंड किंग्स एज वेल. We know about them from their coins and inscriptions as well as from books. अब बहुत सारे राजा हुआ करते थे, उनके कॉइन्स इंस्क्रिप्शन से हमें उनके बारे में पता चलता है। आप देखो यार, ये शाखा का कॉइन है, ठीक है, शाक वंश का ये कॉइन है, सतवाहना के ये कॉइन्स हैं, यहाँ पे कुशान किंगडम्स के ये कुशाना के ये कॉइन्स हैं, और इंडो ग्रीक कॉइन्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अच्छा, there were other changes that were taking place in which ordinary men and women played a major role. These included the spread of agriculture and growth of new towns, craft production and traders. तो देखो भाई, बहुत सारे और भी चेंजेस थे। ऑर्डिनरी आदमी और औरत ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है। एग्रीकल्चर स्प्रेड हुआ, नए टाउन्स में क्राफ्ट प्रोडक्शन हुई, ट्रेड बढ़ा। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्स लैंड रूट्स विद इन द सब कॉन्टिनेंट आउटसाइड सी, रूट्स टू वेस्टर्न एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इन सभी एरिया में बढ़े। वर ऑल्सो ओपनड अप, अब जो ट्रेड था ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, इस टाइप भी क्या कहते हैं आपका ट्रेड खुल गया था। एंड मेनी न्यू बिल्डिंग्स वर बिल्ट इंक्लूडिंग द अर्लीस्ट टेम्पल्स एंड स्तूपास, बुक्स वर रिटन एंड scientific discoveries were made. These development took place simultaneously, that is at that same time. Keep this in mind as you read the rest of the book. अब अच्छा, इस बातों को ध्यान में रखना है कि भाई बहुत चीज़ें डिवेलप हुई बाय द टाइम। तो इतनी नॉर्मल चीज़ें हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बस इस बात को याद रखना है आपको कि भाई बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज होती रही ऑल ओवर इंडिया जब समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो गाइज, इसके साथ हमने ये वाला चैप्टर अपना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके आपने क्या कहते हैं क्वेश्चंस तो ऊपर देख ही लिए हैं, ठीक है। आई होप आप ये सारे क्वेश्चंस खुद से कर लेंगे। ये थोड़ा सा पोर्शन इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये आपको टाइमिंग्स बताता है कि कौन कब आया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे और इनको यूज़ करके अपने नोट्स बना लेंगे। अपने अगले पार्ट में हम करेंगे चैप्टर 9, जो कि बात करता है वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन्स के बारे में, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर हमने अपने चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। अपने अगले पार्ट में हम चैप्टर 9 की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी।